तो शुभ समाचार में आज शुरुआत हम उन तस्वीरों से करने वाले हैं जिन्हें आप कुदरत का दिया गिफ्ट कह सकते हैं। मौसम सर्दी का है, लिहाजा इस वक्त पहाड़ बर्फ से पटे हुए हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों को देखने में बड़ी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। कश्मीर के पहाड़ भी पर्यटकों से गुलजार हैं। शिमला से मनाली तक भी पर्यटकों की मौज मस्ती चल रही है। ये बर्फ और ये सैलानी यहाँ के लोगों के लिए खुशियों की वजह बने हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला और हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। हालांकि बर्फ और ठंड की वजह से पहाड़ों पर लोगों की आवाजाही लगातार बरकरार है और उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन दिक्कतों की परवाह किए बगैर यहाँ पर्यटक कुदरत के सबसे खूबसूरत तोहफे का दीदार कर रहे हैं। गुलमर्ग और श्रीनगर में बर्फ के बीच केवल सैलानी ही सैलानी नजर आ रहे हैं। बर्फ की बदौलत मनाली का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, पेड़ पहाड़ों पर बर्फ, हर जगह कुदरत ने सफेद चादर बिछा दिया है। ऐसा लग रहा है कि मनाली पर्यटकों को बुला रही है और उनका स्वागत कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में मौसम और बदलने वाला है। बर्फबारी से पहाड़ सफेदी के चादर में लिपटे हुए हैं। दूर से देखने पर पूरा शहर सफेद नजर आ रहा है। दूर से देखने पर पूरा शहर सफेद नजर आ रहा है। बर्फ से सफेद हुए इस शहर की यही खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मनाली की अटल टनल टूरिस्टों से पटी पड़ी है। गाड़ियों की इस कतार को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मनाली की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद करने के लिए लोग किस कदर यहां उमड़ रहे हैं। बर्फबारी देखने मनाली पहुंचे पर्यटक जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सेल्फी ले रहे हैं, बर्फ से खेल रहे हैं, तो कोई बर्फ पर कूद रहा है। सैलानियों के चेहरों पर खुशी है। मौज मस्ती का ये दौर अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी होने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों तक बारिश होने का अनुमान है। इसे लेकर जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है, जहां प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं अभी ना, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए। जैसे शिमला का भी 5 डिग्री आ गया है। लेकिन इससे होता है कि जो क्लाउड से दिन के टेम्परेचर कम हो रहे हैं तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आ रही है। और आगे भी ये जो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगले करीब करीब 1 वीक टाइम जो मौसम खराब रहेगा तो मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने नजारा भले ही खुशनुमा कर दिया हो, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बर्फबारी से ठंड ने शहरों के हालात बदल दिए हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम, जो कुछ महीने पहले तक श्रद्धालुओं से गुलजार रहा, वहां के हालात को देखना किसी दिलचस्पी से कम नहीं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पूरे इलाके में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से धाम की छटा ज्यादा सुंदर दिख रही है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हैं और यहाँ किसी भी तरह की चहल पहल नहीं है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी दिल इसके दीदार के लिए मचल उठेगा। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा देखा जा सकता है। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल तक सब बर्फ से ढके हुए हैं। केदारनाथ पूरी तरह सफेद है। हर तरफ बर्फ की मोटी मोटी चादरें दिख रही हैं। इस धाम में बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम रही है। केदारनाथ में मौजूद होटल, धर्मशालाएं सब बर्फ से ढकी हुई हैं। इस महीने लगातार हो रही बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 3 से 4 फीट के बीच बर्फ जमी है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर हमेशा से सैलानियों की पसंदीदा जगह रही है। यहाँ पर कई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं जो सीजन में सैलानियों से गुलजार रहते हैं। लेकिन अब कोशिश हो रही है टूरिज्म के दायरे को और बढ़ाने की। इसी कोशिश के तहत नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया जा रहा है और सैलानियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें तैयार भी किया जा रहा है। देखिए, बांदीपुर को इसी तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि आने वाले समय में बांदीपुरा सैलानियों की पहली पसंद बन जाए।
एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में चाय का थर्मस, और इस दल के आखिर में झंडा पकड़े चलता है युवा। ये तस्वीरें धरती के स्वर्ग के खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए निकले घाटी के कुछ दिलेरों की हैं। ये सभी बर्फ से पटे पहाड़ों पर नई राह बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ते नजर आए। इस बीच कुदरत की गोद में इनकी मौज मस्ती भी चरम पर दिखी। कुछ लोग बर्फ से लदी वादी में लोटपोट हो गए, जबकि कुछ सेल्फी लेने में व्यस्त नजर आए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर भी फेंके। लंबा सफर और मौज मस्ती के बाद जंगल में चूल्हे पर खाना तैयार किया गया। फिर सभी ने मिलकर पेट पूजा की और निकल गए अपने अगले पड़ाव की तरफ। असल में जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में प्रशासन ने कई नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तलाश की है, जिन्हें खासकर बर्फबारी के मौसम के लिए तैयार किया गया है। इनमें सैलानी ट्रैकिंग और जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। बांदीपोरा में रहने वाले 14 लोग इन्हीं टूरिस्ट प्लेस की खूबसूरती को निहारने पहुंचे। मेरी जो सारी टीम और मैं जो आए हैं आज यहाँ पे नागमरग, इस वजह से आए हैं कि इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए कि जो ये एरिया जो है ये पहलगाम से, गुलमर्ग से, सोनमर्ग से और जो भी खूबसूरत जगह वादी कश्मीर में है उनसे भी बेहतर है, बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ लोकल लोग ही पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में दूसरे राज्यों से भी सैलानी यहाँ पहुँचेंगे। आने वाले टाइम में हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसका काम जल्दी जल्दी लगना चाहिए, तो उससे हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, तो और बाहर से भी काफी लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। इन नए टूरिस्ट स्पॉट के गुलजार होने से लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के युवाओं को होगा। यहाँ के लेकिन देखने के लायक सबसे पहले सर ये नागामर्ग, नजनी, कीमसर है, लस्कूट है सर, दुमगली है। तो अगर कम से कम यहाँ से 4 फुट से ऊपर बर्फ है, 4-5 फुट तक होगी बर्फ। यही वजह है कि वन विभाग और जिला प्रशासन लगातार ऐसे स्पॉट्स तलाश रहा है, जिन्हें तलाश कर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। इस बर्फबारी ने कश्मीर में विंटर टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया है और हजारों की तादाद में पर्यटक जो हैं अब कश्मीर में इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड का। यहाँ बद्रीनाथ धाम के पास जोशीमठ में ताजा बर्फबारी हुई है। कुछ घंटे पहले हुई इस बर्फबारी से मौसम खुशनुमा हो गया और वहां पहुंचे सैलानियों की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। जोशीमठ शहर में काफी देर तक रुई के फाहों की तरह आसमान से बर्फ गिरती रही। इस बर्फबारी ने कुछ ही देर में सड़कों को सफेद चादर से ढक दिया। देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की छतों पे बर्फ की मोटी परत जमने लगी। इस मौसम का मजा लूटने के लिए कई लोग सड़कों पे उतर आए हैं। इस दौरान कई लोग सेल्फी लेते दिखाई दिए, तो कई वीडियो कॉल्स के जरिए दूर बैठे अपने घर वालों को ये हसीन नजारा दिखाते नजर आए। पहाड़ों पर गिरती बर्फ सैलानियों के लिए मौज बहार लेकर आई है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये किसी चुनौती से भी कम नहीं है। दिन और रात सर्द हवाएं चलती रहती हैं। कई हफ्ते सूर्य देवता के इंतजार में कट जाते हैं। पानी जमकर बर्फ बन जाता है। ऐसे में वहां के लोगों के पास इसके अलावा कोई और सहारा नहीं बचता। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के पुंज में इन दिनों आग जलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली कांगरी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। कांगरी एक टोकरी की तरह दिखने वाला बर्तन होता है। देखने में ये बेशक छोटा लगे, मगर सर्दियों के मौसम में काफी मददगार साबित होता है। इसमें आग जलाने के बाद अंगारों को रखा जाता है। अंगारों से भरे इस कांगरी को आसानी से कहीं भी उठाकर ले जाया जा सकता है। यही वजह है कि इस मौसम में लोगों का ये सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। का मौसम है तो यहाँ पर ये पुराना रिवाज है कांगड़ी का। इसमें मतलब कोयले वगैरह डाल के आग इसमें डाल के तो आदमी अपने साथ रखता है। पहाड़ों पे बहुत जोर से बहुत बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमें कांगड़ी हमारा एक सहारा है। और ये बहुत अधिक बात है कि आज जो कांगड़ी की सेल लगाई है वो भी आधे रेट पे सेल लगाई हुई है। यहाँ साल में जाके 300 की कांगड़ी वो 150 में दे रहे हैं। यहाँ पे कांगड़ी के बगैर यहाँ को रह नहीं सकता है। पुंछ में बहुत सर्दी है, हर जगह बाजार में जो भी आ रहा है कांगड़ी जरूर ले रहा है कांगड़ी। वैसे ही पहाड़ों पे सैर सपाटा लोगों को खूब भाता है, लेकिन जब पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं तो नजारा देखते ही बनता है। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जो इस वक्त पर्यटकों से गुलजार हैं। और अब ये जगह सैलानियों की सबसे पसंदीदा विंटर डेस्टिनेशन बन गई है। गुलमर्ग की बात करते हैं। यहाँ सैलानियों का सैलाब आया हुआ है। गुलमर्ग भारत में सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों और बर्फबारी वाले स्थानों में से एक है।
लिहाजा यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। मनाली में भी सैलानियों की मौज मस्ती चलती ही रहती है। बर्फ में इस वक्त इलाके को ढक रखा है, लिहाजा यहाँ भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटकों के लिए रोहतांग आना भी हमेशा एक बेहतर अनुभव माना जाता है। बिल्कुल, और लद्दाख की खूबसूरती पर जितना कहा जाए अदिति उतना कम है। यही वजह है कि ये इलाका पूरे साल पर्यटकों से गुलजार रहता है। ये जगह भी सर्दियों में लोगों की पसंदीदा जगह बन गई है। साथ ही में औली की अगर हम बात करें तो औली सर्दियों में पर्यटकों का पसंदीदा विंटर डेस्टिनेशन होता है। यहाँ पर स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों ने हाल ही के सालों में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। और सर्दियों से लेकर गर्मियों तक शिमला पर्यटकों से गुलजार तो रहता ही है। शिमला उन जगहों में से एक है जहां साल भर सैलानियों का तांता लगा रहता है। इस वक्त शिमला में बर्फबारी देखने भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। और अगर जम्मू और कश्मीर की बात की जाए, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में बसा पटनी टॉप पर्यटकों से पटा हुआ है। ये अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से लोगों की पसंदीदा जगह बना है। यहाँ बर्फबारी के बीच देवदार के जंगल देखने लायक होते हैं। बिल्कुल, और सर्दियों में बर्फ देखने के ख्वाहिशमंद भारी संख्या में तवांग भी पहुंचते हैं अदिति। ये जगह काफी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत फेमस मानी जाती है। ये जगह न केवल भारत के खूबसूरत हिल स्टेशंस में शुमार है, बल्कि मठ और आध्यात्मिक वजहों से भी ये जानी जाती है। देखिए, ठंड सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी तो लगती है। वडोदरा के चिड़ियाघर में पक्षियों को सर्दी से बचाने के लिए कुछ विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। यहाँ पक्षियों के लिए बोरियों के अंदर घास भरकर बिछौने बनाए गए हैं। इसके अलावा पिंजरों को कवर किया गया है ताकि ठंडी हवा इनके अंदर न जा सके। इसके अलावा टोकरी और मटकी की तरह दिखने वाले घोंसले भी बनाए गए हैं। इनके अंदर भी नरम घास भरी गई है ताकि परिंदे सर्द रातों में सुकून की नींद सो सके। यहाँ इनके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इन्हें गाजर, मूली और ताजी सब्जियां दी जा रही हैं। हमारे पास जो एक सालों पुरानी जो पद्धति थी कि आग जलाकर उन्हें गर्मावा दिया जाता था, वो पद्धति को अब हमने बंद किया है। क्योंकि जो नए बने पिंजरे हैं, उस पिंजरों की जो डिज़ाइन और उन पिंजरों की जो रचना इस तरह से है कि उन्हें हवा ज़्यादा लगे नहीं, और फिर भी अंदर उन्हें गर्मी देने के लिए हम जो सूखे जो अनाज की जो बोरियां आती है, तो अनाज की बोरियों के अंदर सूखे घास का भूसा भर के उन्हें अंदर एक चटाई या गद्दे जैसा देते हैं, जिसके ऊपर रात के समय दरमियान वो आराम करके अपना खुद को गर्म रख सके। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। अब आप वहां जमीन तो जमीन, आसमान से भी अपनी आंखों में उसे कैद कर सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री मोदी का सपना था। ये सपना 5 साल पहले पूरा हुआ और अब वहां हर बार कुछ नया किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये है गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। अब इस प्रतिमा को आप ऊपर से भी निहार सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों में यहाँ हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने वाली है, जिसके जरिए सैलानी इस पूरे खूबसूरत इलाके का ऊपर से भी नजारा ले सकेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे दोबारा हेलीकॉप्टर राइड शुरू होने वाली है। इसके लिए अब टेंडर की जो क्रिया है वो शुरू हो चुकी है और थोड़े दिनों के बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आने वाले जो टूरिस्ट है वो हेलीकॉप्टर के जरिए बैठ के उसके अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नजारा देख पाएंगे। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कई फैसले लिए जा रहे हैं। इन्हीं में अब हेली सेवा का नाम भी जुड़ गया है। इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अक्सर इतनी भीड़ आसानी से नजर आ जाती है और अब नई सेवा के बाद इस भीड़ में और इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ पहले भी हेलीकॉप्टर सेवा थी, लेकिन जंगल के जानवरों को परेशानी की वजह से इसे रोक दिया गया था। हालांकि अब इसमें थोड़ा बदलाव कर फिर से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे जंगल सफारी बना तो जंगल सफारी के नजदीक ये हेलीपैड था और उसकी वजह से यहाँ पे एनिमल डिस्टर्ब हो रहे थे। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर राइड उस समय बंद की गई थी, लेकिन इस बार जो हेलीकॉप्टर राइड है वो दोबारा शुरू होने वाली है और ये जो है केवड़िया आरोग्य वन के पास से शुरू होगी। मतलब कि अब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे हैं तो आपके लिए ये एक नया नजराना है, क्योंकि यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर में बैठ के अब दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी देख पाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से गुजरात के केवड़ियों को दुनिया में एक अलग पहचान मिलेगी। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा तो है ही,
साथ ही इस इलाके को ऐसे तैयार किया गया है कि इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का 31 अगस्त 2018 में उद्घाटन किया गया था। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसे में पहले प्रधानमंत्री के इस सपने को सरदार सरोवर डैम के किनारे साकार किया गया और अब इसे हर दिन संवारा जा रहा है। हर दिन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के सूरत में बीएसएफ की तरफ से हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। इस दौरान बीएसएफ के जवानों ने लोगों को हथियारों की बारीकी और उनकी खूबियां बताई। लोग भी उत्सुक होकर हथियारों के इस्तेमाल और उनकी मारक क्षमता के किस्से सुनते नजर आए। इसके अलावा गुजरात पुलिस के जवानों का अदम्य साहस भी यहां देखने को मिला। गुजरात पुलिस के जवानों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने हथियारों को खोला और उसके बाद वो बंद करते हुए भी इसे नजर आए। इसका मकसद ये बताना था कि हर हालात का मुकाबला करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। ये इसलिए भी काफी खास हो जाता है क्योंकि ट्रेनिंग और अनुशासन ही एक सैनिक की पहचान होती है। दिवस की कर लेते हैं, जिसकी तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। देखिए, इस बार एक तरफ आसमान पर भारत की महिला शक्ति का नजारा दिखाई देने वाला है, तो राजधानी की जमीन पर भी हमारी वीरांगनाओं की परचम लहराता हुआ नजर आएगा। रिपब्लिक डे परेड में जब बीएसएफ की वीरांगनाएं अपने ऊंटों पर सवार होकर निकलेंगी तो देखने वाले देखते रह जाएंगे। कर्तव्य पथ पर जब देश की आन बान और शान नजर आती है तो हर कोई रोमांचित हो जाता है। और यकीन मानिए कि गणतंत्र दिवस की परेड को देखने के लिए न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया से भी लोग यहाँ पर आते हैं और सबकी नजरें वहां टिक जाती हैं जहां पर आता है कैमल कंटिंजेंट। और इस बार तो बहुत खास होने वाला है क्योंकि उस पर महिलाएं सवार होंगी और ये पहली बार होगा इतिहास में। लेकिन एक और खास बात जो इनको बहुत खास बनाती है वो है इनकी पोशाक। अगर आप देखें तो ये बेहद खूबसूरत पोशाक है और इसी खूबसूरत पोशाक के साथ ये कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान को दर्शाएंगी। और ये खास तौर पर ड्रेस भी तैयार की गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो ड्रेस डिजाइनर हैं उन्होंने इस ड्रेस को तैयार किया है। तो चलिए हम इन्हीं से जान लेते हैं। अंबिका हमारे साथ हैं। अंबिका, सबसे पहले तो ये बताइए ड्रेस पहन के कैसा लगता है? ड्रेस पहन के बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? ये ड्रेस हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें पहनने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे हैं और हम इनमें से कुछ गिने चुने हैं जिनको ये ड्रेस पहनने का मौका मिला है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अपने आप में गर्व की बात है। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप लोग जब वहां से कर्तव्य पथ से गुजर रहे होंगे तो लोग आपको सैल्यूट करेंगे और उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका होती है वो ड्रेस की, क्योंकि उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जाता है। वैसे तो पूरा अगर हम कहें कि कैमल जत्था अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये ड्रेस और आकर्षक बना देती है। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में मुझे आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा? ये ड्रेस हमारी जोधपुर में तैयार हुई है, तो इस ड्रेस को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तैयार किया है। उन्होंने जोधपुर में, और ये साफा है, जोधपुरी साफा है। साफा मतलब जो पगड़ी पहन रखी है। और इसको सिलेक्ट किया है हमारे पूर्व डीजी साहब ने, जो पंकज कुमार सिंह है ना, श्री पंकज कुमार सिंह, उन्होंने तैयार किया है इनको। जी अच्छा, ये बताइए ड्रेस पहनने में, तैयार होने में वक्त कितना लगता है? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा? माय गॉड, 1 घंटा! दुल्हन को तैयार होने में 2 घंटे, आपको तैयार होने में 1 घंटा। लेकिन आप हमारी सैनिक है, हमारी फौज है, तो ये बताइए कि साफा पहनने में कितना वक्त लगा? 20 मिनट। 20 मिनट साफा पहनने में, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और इस पूरी ड्रेस के बारे में आप हमें बताइए, अपने मेडल्स के बारे में और कुछ। कैसा लग रहा है ड्रेस? ये ड्रेस पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। गर्व का एहसास होता है। हाँ, गर्व। आप बताइए, कुछ बता सकती है अपनी ड्रेस के बारे में? जी मैम, इसको हम कमरबंद बोलते हैं। इसको कमरबंद में एक झालर होती है, उसके ऊपर से गोल्डन कलर का बेल्ट बांधते हैं जिसपे हमारे बीएसएफ का लोगो लगा होता है। इसको लाइन यार्ड बोलते हैं। ये नेम प्लेट होती है जिसमें हमारा खुद का नेम लिखा होता है और ये मेडल्स होते हैं। ये साफा होता है, ये कलंगी होती है, ये हमारे बीएसएफ का लोगो होता है। तो कैसा लगता है जब पूरी ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है?
हमें बहुत ही गर्व फील होता है कि हमें ये ड्रेस पहनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये ड्रेस हमारे एक अपने आप में ही बहुत ही कॉन्फिडेंट लाने वाली चीज होती है इसके अंदर कि कॉन्फिडेंस तो आपके शब्दों से झलक रहा है। देखिए, कॉन्फिडेंस भी देती है ये ड्रेस और गर्व का एहसास भी कराती। परिवार के लोग कितने खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं मैम। अच्छा, बचपन का सपना क्या था? बचपन का सपना तो मैम ये था कि हमें भी जब दूर से देखते थे कि हमें इस बीएसएफ में जाना है, देश के लिए कुछ करना है, ये वर्दी पहननी है। लेकिन वर्दी पहनने के बाद जब हमने इस राजपथ पे चलने का मौका मिले, वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया और ये पहली बार है। आप तो इतिहास रचने जा रही है। मुझे ये बताइए कि वो पल के लिए आपको क्या कुछ डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, लग रहा है कि थोड़ी ट्रेनिंग और कर ली जाए? कैसे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है? नहीं मैम, अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम पहले रेजिंग डे परेड कर चुके हैं अमृतसर में। उस टाइम को लेके अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई डर, कोई घबराहट नहीं, अभी हमें कोई घबराहट, कोई डर नहीं है। अब उत्सुकता कितनी है, एक्साइटमेंट की जब हम वहाँ चलेंगे, तालियां बजेंगी, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया आप लोगों को देखेगी। बहुत एक्साइटमेंट है मैम। इनके चेहरे का क्लोजअप और इनकी स्माइल ये बता रही है कि कितने एक्साइटेड हैं। और अभी तक कितनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है? हम मैम वैसे 4 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आपको तैयार होने में कितना वक्त लगता है? मैम 1 घंटा। 1 घंटा तैयार होने में लगता है। वैसे 1 घंटा ज्यादा भी नहीं ना? लेकिन मैम पहनने के बाद हिल भी नहीं सकते हम। लेकिन पहनने के बाद तो कैमल पे चढ़ना पड़ेगा। वही तो बात है ना, कि हम इतना करके उसके बाद में एक दुल्हन होती है, उसको 4 लोग संभाल के चलते हैं, और एक हमें है कि हमें खुद अपने आप को भी संभालना है। और अरे आपको तो कैमल को, आपको तो पूरा देश संभालना है। आप जब सरहद पर होती हैं, पता है सारा देश आपकी तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि ये वहाँ पर मौजूद है तो हम सुरक्षित हैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी गंगानगर 125 बटालियन राजस्थान गंगानगर। तो जैसलमेर या फिर अमृतसर या जम्मू कश्मीर, कोई किसी और एरिया में आप अभी तक गई हैं? नहीं मैम, वैसे नहीं गए, लेकिन हमने ट्रेनिंग पंजाब में की थी, खड़का में। उसके बाद कोर्सेज किए थे, वो यूआईडी कोर्स किया था, वो बेंगलोर में किया था, पीटी कोर्स किया था, वो सालुकुड़ा बंगाल में किया था। अच्छा, तो आधा हिंदुस्तान आप घूम चुकी हैं मतलब? वो तो मैम, अब ये फौज है तो हिंदुस्तान तो घूमना ही है। जाना ही है तो अच्छा लगता है, मतलब ये ड्रेस पहन के लेकिन बहुत गर्व फील हो रहा है। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स देश की हर आपदा में सबसे आगे खड़ी होती है। इसी कड़ी में अब वो एक और मिशन में जुटेगी। गृह मंत्रालय की पहल के बाद एनडीआरएफ ने 3 टीमें तैयार की हैं, जो जंगल की आग पर काबू पाएंगी। आप देख सकते हैं लगातार जंगल धधक रहे हैं। 2 दिन से यहाँ पे आग लगी हुई है। लगातार वन विभाग भी यहाँ पे मौके पे आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आग इतनी भयावह हो चुकी है कि इसमें जल्द काबू नहीं पाया जा सकता है। बहुत भीषण आग यहाँ पे लगी हुई है। ये तस्वीरें इसी हफ्ते की है। उत्तराखंड के बागेश्वर के जंगल इस आग में धधक रहे हैं। ये तो बात सिर्फ सर्दियों की है, लेकिन गर्मियों में तो देश के कई हिस्सों में जंगल इसकी जद में आ जाते हैं, फिर चाहे वो उत्तराखंड के हो या फिर हिमाचल और छत्तीसगढ़ के। लेकिन इससे निपटने की तैयारी एनडीआरएफ ने शुरू कर दी है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 टीमें तैयार कर रहा है, जो आग बुझाने के काम में लाई जाएगी। कुछ समय से होम मिनिस्ट्री का विचार था कि जो फॉरेस्ट फायर की आपदा आ रही है जगह जगह पे देश में, उसके लिए एक स्पेशल फोर्स होनी चाहिए, तो वो काम हमको दिया गया है। और फॉरेस्ट फायर को हैंडल करने के लिए हमने 3 टीमें बनाई हैं। 3 टीमें जो अप्रूव्ड हैं, 1 बटालियन यानी जो गुवाहाटी में है, 10 बटालियन जो कि कृष्णा आंध्र प्रदेश में है, और 15 बटालियन जो उत्तराखंड में है। एनडीआरएफ की ये 3 टीमें 6 फरवरी से अभ्यास में जुट जाएंगी। इस टीम के लिए जंगल में आग हादसों से निपटने के लिए खास ट्रेनिंग देने की तैयारी की गई है। साथ ही एनडीआरएफ ने इसके लिए साजो सामान खरीदने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बटालियन में 3 टीमें तैयार हो रही हैं, जिनकी ट्रेनिंग अब 6 फरवरी से शुरू हो रही है। इसी के साथ साथ कुछ 6 करोड़ का सामान हर टीम के लिए खरीदा जा रहा है, ताकि फॉरेस्ट फायर की आपदा आती है तो एनडीआरएफ के लोग वहां उसको एक स्पेशलाइज्ड फोर्स, एक हाईटेक टेक्नोलॉजी और एक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ में मदद में शामिल हो सकें। लंबे समय से जंगलों को आग से बचाने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने की मांग हो रही थी, क्योंकि इससे काफी वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। साथ ही जंगली जानवरों की जिंदगी भी खतरे में आ जाती है।
इस वजह से ये जानवर रिहायशी इलाकों की ओर दौड़ते हैं। इससे इंसानों पर भी खतरा आ जाता है। दिसंबर 2021 और मई 2022 में वैष्णो देवी के पास त्रिकुटा की पहाड़ियों में भी ऐसी ही आग लग गई थी, जिससे वहां काफी नुकसान हुआ था। यही हाल देश के दूसरे राज्यों में भी रहा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड के जंगल भी हर साल ऐसे ही धधकते हैं। पर अब एनडीआरएफ नए मिशन में जुट गया है। उसकी कोशिश न सिर्फ जंगल बल्कि इंसानों और बेजुबानों को भी बचाने की होगी, ताकि पर्यावरण भी बचे और किसी की जान पर संकट भी न आए। पहल अच्छी है, उम्मीद है इसके नतीजे भी अच्छे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एनएसजी कमांडोज के बारे में तो सभी जानते हैं। काले कपड़े, काला चश्मा, हाथ में हाईटेक गन और कमर पर बारूद से भरा बैग। कुछ ही तस्वीर एनएसजी कमांडो आपके और हमारे जहन में उकर के सामने आती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एनएसजी कमांडो से मिलवाएंगे जो हथियार चलाने के साथ ही पेंटिंग ब्रश पकड़ना भी जानते हैं, जो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं और जिंदगी के कैनवस पर रंग भरने का हुनर भी अच्छे से आता है। मजबूत शरीर, बेजोड़ इरादे और लोगों की जान बचाने का जज्बा, ऐसे होते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद और सबसे खूंखार फोर्स एनएसजी के जवान, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जब एनएसजी कमांडोज की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर से लेकर पांव तक काले कपड़ों में लिपटे, हाथों में बंदूक, पीठ पर हथियार और गोला बारूद से भरा बैग लिए जवानों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जब बंदूक पकड़ने वाले हाथ में पेंटिंग ब्रश आ जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी उभरती है। इनसे मिलिए, ये हैं एनएसजी कमांडो कमल कुमार, जिनके हाथ में आपको फिलहाल बंदूक नहीं, पेंटिंग ब्रश नजर आएगा। जिस फुर्ती से ये दुश्मन के सीने में गोलियां उतारते हैं, उसी फुर्ती से और खूबसूरती से कमल कैनवस पर रंग भी भरते हैं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूटी है, तो इससे मैं अपनी कंट्री की सेवा कर रहा हूँ। और जो बाकी मेरा आर्ट का है, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल हॉबी है। और ये बाई चांस मेरे को लगा पता कि मैं एक आर्ट कर सकता हूँ। कुछ एक स्कल्पचर्स बनाए थे, तो उसमें मेरे को बहुत सराहा गया मेरे वर्क। कमल ने अब तक कई पेंटिंग्स बनाई है। पीएम मोदी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दूसरे बड़े नेताओं की भी ये पेंटिंग बना चुके हैं। पेंटिंग कमल का पैशन है और ख्वाहिश है कि एक दिन पीएम मोदी को अपनी बनाई पेंटिंग भेंट कर सके। 2 साल से मन में है कि शायद कभी मोदी जी तक मैं पहुंच पाऊं और आदरणीय प्रधानमंत्री शायद इस काबिल समझे इस आर्ट को, और कोई मुझे वहां तक पहुंचा दे तो मैं उनको दे पाऊं। ना कोई गुरु, ना कोई सिखाने वाला, कमल ने ये कला खुद सीखी है। कमल की बनाई गई पेंटिंग्स आज उनकी काबिलियत की कहानी खुद बयां कर रही है। वर्क और पैशन का इससे अच्छा बैलेंस का उदाहरण नहीं मिल सकता है जैसा कमल जी ने दिखाया है। ये तमाम पेंटिंग्स ऐसी हैं मानो बोल उठेंगी, वो भी तब जब वर्क प्रोफाइल ऐसा हो कि कमर तोड़ मेहनत भी करनी पड़े। कैमरा पर्सन मदन के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए दिल्ली से अभिषेक आनंद। अंबानी परिवार के छोटे लाडले अनंत अंबानी अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बुधवार को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई की रस्में अदा की गई। इस दौरान अंबानी परिवार के साथ फिल्मी सितारे मौजूद रहे। राधिका भी कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हैं। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, बेटी ईशा, दामाद आनंद पिरामल, बेटे आकाश, बहू श्लोका और वो जोड़ा यानी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, जो अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसी के साथ भाई अनिल अंबानी और टीना अंबानी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या, सलमान, करण जौहर, अक्षय कुमार, वरुण धवन, अर्जुन कपूर समेत नामी गिरामी कलाकार और निर्माता निर्देशक।
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में रौनक इन्हीं सितारों और नामचीन हस्तियों की रही। मौका था उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई का, जहां गोलधना और चुनरी विधि की रस्में निभाई गई। ये रस्में गुजराती हिंदू परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक दिन पहले बुधवार को ही कपल ने मेहंदी सेरेमनी सेलिब्रेट की। दोनों का रोका पिछले साल 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ था। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का जन्म 10 अप्रैल 1995 को हुआ। वो रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिलहाल वो रिलायंस 02C और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के डायरेक्टर हैं। वहीं उनकी होने वाली दुल्हन राधिका भी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाती है। राधिका के पिता वीरेन गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। वो ADF फूड्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के CEO और वाइस चेयरमैन हैं। राधिका ने अपनी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉन्वेंट स्कूल और मुंबई के इकोले मॉन्डियल वर्ल्ड स्कूल से पूरी की। राजनीति और अर्थशास्त्र में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। राधिका ने मुंबई की श्रीनिभा आर्ट डांस एकेडमी से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली है। फिलहाल मर्चेंट और अंबानी परिवार में प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।